बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम लोग थे, मेरा ख्याल है लिक्विडिटी डैमेजेस और पेनल्टी के ऊपर बात की थी। जी याद है कुछ या भूल गए? हम लोगों ने ये कहा था हम जब भी लिक्विडिटी डैमेजेस की बात करेंगे तो इनफैक्ट वो एक जेन्युइन एस्टिमेट होगा, आप कैलकुलेट कर पाओगे। जैसा मैंने एग्जांपल भी दी थी कि ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, ये लिक्विडिटी डैमेजेस कहलाते हैं, ठीक है। और जबकि इसके बरक्स जो पेनल्टी थी वो जेन्युइन एस्टिमेट नहीं थी, नॉट अ जेन्युइन एस्टिमेट। वो तो हमने सिर्फ इसलिए रखी हुई थी कि अगली पार्टी को डरा सकें कि वो किसी किस्म की भागने की कोशिश ना करे या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश ना करे। याद है जी आप लोगों को? अच्छा, बस एक छोटी सी बात समझाना यहाँ पे ज़रूरी थी, बस जो लास्ट पॉइंट है, और उसके बाद हम स्टडी करते हैं, और वो है लिमिट्स। मैक्स लिमिट लिखा है जी मैंने, वर्ड ये कवर हो रहा है? ओके। मैक्स लिमिट, मैक्स लिमिट का क्या मतलब है बेटा? देखो, जो पेनल्टी की अमाउंट आपने तय कर ली है ना आपस में, वो एक मैक्सिमम लिमिट है, अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी है। हाँ, कोर्ट चाहे उससे कम पे सेटलमेंट करवा सकता है, हाँ, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, से एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया, और बैंक ने एक पेनल्टी क्लॉज लिखी कि सलमान, अगर तुम डिफ़ॉल्ट करोगे किसी भी टाइम के ऊपर, इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते या पेमेंट से डिफ़ॉल्ट कर देते हो, तो यू विल बी चार्ज से 5 लाख रुपीज़ एज अ पेनल्टी, ठीक है, फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीज कॉन्ट्रैक्ट। आप ब्रीच करने का आपको 5 लाख रुपया जुर्माना होगा। अब ये 5 लाख रुपया मैक्सिमम लिमिट है जो बैंक, जो हमारे एग्रीमेंट में तय है। कोर्ट चाहे तो हमारी लेसर अमाउंट में भी हमारी सेटलमेंट करवा सकता है, हाँ, इससे ज्यादा कोर्ट चार्ज नहीं कर सकता। जो आपस में मियाँ बीवी ने एग्री कर लिया, मैंने जैसे अक्सर कहता हूं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, जो तय कर लिया 5 लाख रुपया, ये मैक्सिमम लिमिट है। कोर्ट चाहे तो हो सकता है 2 लाख के अंदर सेटलमेंट करवा दे। कोर्ट कहे कि ये रिजनेबल है, ये कंपनसेशन रिजनेबल है, या ये पेनल्टी रिजनेबल है, इससे ज्यादा अनफेयर फील हो रही है। देखो ना, अगर मेरी लीज का कॉन्ट्रैक्ट है से 25 लाख का या 30 लाख का, तो 5 लाख सीम्स रिजनेबल। बट व्हाट अबाउट कि अगर कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 10 लाख का है और 5 लाख की पेनल्टी डली हुई है बीच में, आपको लगता है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का है और 5 लाख की बीच में पेनल्टी डाल दी है, क्या ये रिजनेबल है? ये तो हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही आपने ऐसा पेनल्टी रख दिया, तो ये सीम्स रिजनेबल। ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट आपको 5 लाख ही अवॉर्ड करवा देगा, कोर्ट आपको रिजनेबल अमाउंट अवॉर्ड करवा देगा। इस नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देखा नहीं जाता ना, क्यों? क्योंकि सम टाइम बार्गेनिंग पोजीशन हमें इन्फोर्स कर देती है, इस चीज़ों को इम्पोज कर दी जाती है हमारे पे कंडीशन। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा बताया कि एक दुकानदार के पास जाओ, वो अगर सारा दिन उसकी कोई दुकान में चीज़ सेल नहीं हुई तो उसकी बार्गेनिंग पावर वीक है, आप उससे सस्ते में चीज़ लेकर आ जाते हो। और अगर वो सारा दिन बहुत सेल कर चुका है तो आप उसे बार्गेनिंग करने की कोशिश करोगे और वो कहेगा वो रास्ता निकलता हो। तो सेलर और बायर की बार्गेनिंग पोजीशन वेरी करती है। तो यहां पे भी तो हो सकता है मैं मरा जा रहा हूं लीज लेने के लिए, तो बैंक तो कहेगा ये टर्म्स अवेलेबल हैं, लेनी है तो ले लो, मैं कौन सा मरा जा रहा हूं तुम्हें बेचने के लिए। आज भी लीज कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, बैंक है, आपको लगता है कि बैंक कोशिश कर रहा है कि यार तुम खरीदो? कस्टमर खुद चाह रहा है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, कस्टमर खुद चाहता है कि वो लीज कार में घूमे फिरे, तो बैंक कहता है ठीक है मेरी टर्म्स मानो, फिर जो मेरी टर्म्स है। सो बार्गेनिंग पोजीशन सेलर बायर की डेली बेसिस पे चेंज होती है या नहीं? किसी एक टाइम था, कोई, अगर आप थोड़ा सा मार्केट को अगर इवेल्युएट करते हो, तो एक टाइम पीछे एक एरा गुजरा जिसमें बैंक्स ने ऐसे गाड़ियां लीज दी हैं जैसे मुफ्त की हों, मिनते तरले कर करके। अच्छा, आपकी 25,000 सैलरी है, कोई मसला नहीं, आप भी ले लें, हम हैं ना आपको सपोर्ट करने के लिए, आप लें। 7 साल की लीज, 10 साल की लीज पे दे रहे हैं गाड़ियां। रीजन, पेनिट्रेट कर रहे थे मार्केट में, बार्गेनिंग पोजीशन वीक थी, लोगों को एडिक्ट किया कि यार इस चीज को इस्तेमाल करो जो तुम्हारे मीन्स में नहीं आती, जो तुम्हारे चादर में नहीं आती, उससे ज्यादा पांव फैलाओ, कोई मसला नहीं। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ये जो लीजिंग कार्स जो इंक्रीज हुई है पाकिस्तान में, ये लीजिंग बिजनेस की वजह से इंक्रीज हुई है रोड्स पे कार, समझ रहे हो बात? तो ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम पे सेटलमेंट हो सकती है, इससे ज्यादा पे कोर्ट सेटलमेंट नहीं है। अच्छा, व्हाट अबाउट द लिक्विडेटेड डैमेजेस? ये तो है ही एस्टिमेट, जेन्युइन एस्टिमेट, तो इसमें तो कॉन्सेप्ट ही शायद ना आए मैक्सिमम लिमिट का, ये तो जेन्युइन एस्टिमेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें शायद ये क्वेश्चन ही रेज नहीं होता मैक्सिमम लिमिट वाला। कोर्ट भी जब कैलकुलेट करेगा तो वो भी फॉर्मूला वही लगाएगा, कौन सा? एमपी माइनस सीपी, या लॉस ऑफ रेवेन्यू इन केस ऑफ स्पेशल डैमेज। तो वहां पे कॉन्सेप्ट ही रेज नहीं होगा ये वाला, लिमिट वाला। ये तो लिमिट नॉट अ जेन्युइन एस्टिमेट है ना, इसलिए हमें मैक्सिमम लिमिट देखनी पड़ रही है। इज दैट क्लियर?
यानी यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेनल्टी के केस में कोर्ट को देखना पड़ रहा है इज इट रीजनेबल, जबकि लिक्विडिटी डैमेज तो है ही जेन्युइन एस्टिमेट, तो ये क्वेश्चन ही रेज नहीं हो रहा रीजनेबिलिटी का, वो तो है ही रीजनेबल। गॉट माय पॉइंट? चलो पढ़ते हैं फिर जरा प्लीज, चलें जी मेरे लिए को पढ़े प्लीज। जी जी टॉपिक क्या बेटा? जी बेटा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 कंपनसेशन वेयर पेनल्टी इज स्टिपुलेटेड 145। जी जी पढ़िए बेटे। At the time of its formation that on the breach of the contract by either of them a certain specified sum will be payable as damages। ठीक है, तय कर सकती हैं पार्टीज, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, कुछ भी तय किया जा सकता है। Such a sum may or may not be by way of penalty। कहते हैं ये जो सम आपने तय किया है ये लिक्विडिटी डैमेजेस भी हो सकते हैं, ये पेनल्टी भी हो सकती है। ठीक है, चले अगर ये अनरीजनेबल होंगे तो पेनल्टी होगी, अगर ये जेन्युइन एस्टिमेट होंगे तो लिक्विडिटी डैमेजेस होंगे। चलें जी प्लीज नेक्स्ट। by way of penalty when it's extravagant and disproportionate to the damage likely to accrue as a result of जी रिजल्ट ब्रीच के नतीजे में रेज होने वाले चार्जेस अगर एक्स्ट्रावेगेंट मींस बहुत ज़्यादा हैं या मैं यूँ कहूँ प्रोपोर्शनेट नहीं है टू द ओरिजिनल लॉस, यानी कि डिसप्रपोर्शनेट है, या मैं यूँ कहूँ जेन्युइन एस्टिमेट नहीं है, तो इनफैक्ट वो पेनल्टी कहलाएगी। इज दैट क्लियर? चलें आगे प्लीज। एक्स्ट्रावेगेंट एक्रू का ना मीन्स इंकर होना, ये अकाउंटिंग की टर्म है वैसे, एक्रूड एक्सपेंसेस नहीं पड़ते अक्सर, तो ये उसी से निकला, एक्रू मीन्स इंकर्ड होना। The court will award to the party aggrieved only reasonable compensation not exceeding the amount named or penalty stipulated। The court क्या करेगा? कोर्ट को जितनी अमाउंट उसमें से रीजनेबल लगेगी कोर्ट उतनी अवॉर्ड करेगा। इज दैट क्लियर? चलें नेक्स्ट प्लीज। At the time of the contract, regardless of whether it is penalty or not, determines only the maximum limit of liability in case of breach of contract। कहते हैं इसका मतलब है जो आप कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान पेनल्टी अमाउंट एक तय करें या जो भी अमाउंट एक तय करें कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में कितनी अमाउंट एक डिफॉल्टिंग पार्टी को पे करनी पड़ेगी, तो ये बात याद रखें कि वो सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट है, कोर्ट रीजनेबल अमाउंट अवॉर्ड करेगा, मैक्सिमम लिमिट अवॉर्ड नहीं। आपने लिख दिया 5 लाख तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि कोर्ट आपको 5 लाख दिलवा देगा डिफॉल्टिंग पार्टी से। मेरी बात समझ आई है? चलें प्लीज एग्जाम्पल 24 तो काट दें, 25, 6, 7, 8 प्लीज एक दफा पढ़ें, आपको जरा थोड़ी क्लियरेंस हो चीजों की। 25, 6, 7, 8 सर इसमें मैंने 2 मिलियन जो है वो डिसाइड किया है, लेकिन किस बेटे एग्जाम्पल 27, 25 में? जी जी बेटे सर इसमें मैंने 2 मिलियन डिसाइड किया है कि अगर 1 मिलियन अमाउंट ना पे की तो 2 मिलियन करेंगे। हाँ, यानी पेनल्टी ही फुल अमाउंट की रख दी, डबल ऑफ द, मतलब जितने का कॉन्ट्रैक्ट है उतने की पेनल्टी रख दी है। रीजनेबल नहीं है, लेकिन देखो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, दोनों बायर सेलर एग्री हैं, तुम्हें चाहिए 1 मिलियन, हाँ जी चाहिए, तो 1 मिलियन और चार्ज करूंगा अगर तुमने डिफॉल्ट किया, तो अब आप मजबूर हो, अगर आपकी बार्गेनिंग पावर वीक है तो आप ऐसी टर्म्स पे भी एग्री कर लोगे। वरना कौन बेवकूफ़ है जो आज के ज़माने में भी 18.5 या 19% के ऊपर फाइनेंस करता है कार को। इस वक्त जो फाइनेंस कार जो रेट चल रहा है दैट इज़ अराउंड 18 to 19, क्योंकि आपका काइबर ही खाली 15.50 पे है। ठीक है, यानी तो अगर कौन फिर भी सबसे ज़्यादा कार्स लीज हो रही हैं और कार की प्राइसेस भी अनएक्सपेक्टेडली हाई है कि उतने की प्रोडक्ट्स नहीं लगती जितने की इस वक्त प्राइस है। ऐसा ही है ना, कोई भी कार नहीं बेटे, कोई भी कार, सब में इंक्रीज आया ना, प्राइस हाइक आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेल फिर भी कार्स हो रही हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फिर भी चल रही है, लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। हमारा मुल्क फिर भी गरीब है। मैंने पहले भी कहा हमारे बेटे हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वीक है। शबरजदी की बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, हमें पता ही नहीं उसका। जिस तरह मैं कहूँ हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड है। आप देखो गौर करो, मेरा अपना भाई बिजनेस करता है, मुझे पता है कि वो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है। क्या वो अर्निंग नहीं कर रहा?
मैं अपने भाई को अक्सर कहता हूँ, किसी को क्या कहना, मेरे अपने घर में मेरा भाई है अपना, नहीं कोई मसला नहीं, मेरा अपना बड़ा भाई है, मैं मार भी खा सकता हूँ, उससे कोई मसले नहीं। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि अगर मेरा भाई ये बिजनेसमैन है और वो भी टैक्स पे करने की तरफ नहीं आता, तो इसका मतलब है वो तो भी एक छोटा बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन। व्हाट अबाउट द अदर बिजनेसेस, व्हाट अबाउट द होलसेलर, व्हाट अबाउट द अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स? रिकॉर्डिंग, क्योंकि कैश चल रहा है ना, बिजनेस साइकिल ही सारा कैश पे, कंज्यूमर कैश पे। देखो कभी आप चेक लेके जाओ, ज्यूम करो हफीज सेंटर, आपको लगता है आपको वो देंगे, आपको कोई सेल फोन देंगे? क्योंकि उन्हें क्या पता आपका चेक बाद में बाउंस हो जाए। तो चेक पे तो बिजनेस चल नहीं रहा, बिजनेस तो ये मार्केट्स, मेजोरिटी मार्केट्स जो हैं ये कैश साइकिल पे चलती हैं। उसके बाद आपको नजर ही नहीं आता कैश। आपकी शाह आलम मार्केट है बहुत बड़ी, आपकी आजम मार्केट है बहुत बड़ी, ये पाकिस्तान की मेजर मार्केट्स हैं, होलसेल मार्केट्स, लेकिन यहाँ पे चेक नहीं चलता, कैश है। फिर आपके रिटेल आउटलेट सारे कैश पे चलते हैं। सो मजबूरी है, आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ये जो आपको नज़र आता है ना, ये सारी चीज़ें ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की वजह से नज़र आती हैं कि हम तगड़े हैं इतने अंदर से, लेकिन मुल्क हमारा गरीब है, क्योंकि मुल्क हमारा डॉक्यूमेंटेड दिखा रहा है सब। ये वजह नहीं ले रहे होते, नहीं लेते। लैपटॉप लेने गया हूँ तो वो एक बंदा लैपटॉप की पेमेंट कर रहा था, कहता मैं आपको बैंक अकाउंट में ना बैंक अकाउंट में क्यों बेचने हैं? नहीं, मुझे कैश है। मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे गारमेंट्स डीलर्स हैं, नेम नहीं डिस्क्लोज करूँगा क्योंकि अब भाई को तो मना कर सकता, दोस्त को नहीं कर सकता। सो वो उनकी एट दैट टाइम ही वाज जस्ट सेइंग कि यार सलमान 1 मिलियन प्लस की सेल होती है पर डे। मैंने कहा अच्छा, रिटेल आउटलेट्स की बात कर रहा हूँ। मैं कहा ओके, पर डे सेल बता रहा हूँ जी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहता है कैश। मैं कहा सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ मैं। तो बैंक में तो रखते ही नहीं वो लोग, कि बैंक पे कहते हैं बैंक में उतना रखते हैं जितना रिटर्न में दिखाना हो। मैं ठीक है, समझ आ गई मुझे। तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है आपकी। चलें प्लीज़ आगे आइए, पढ़िए जी प्लीज़। 28 कौन सी बेटे? 28 पढ़ूँ? 6 भी पढ़ लें पहले एक दफ़ा। चलें पहले एक दफ़ा सारे पढ़ लें, फिर जो जो प्रॉब्लम होगी मैं वो शेयर करता हूँ। एक दफ़ा पढ़ लें। तो कैसे आप अलग गाड़ी वाले जिसने हमारा उसका नाम बताया, गलती मेरी थी, उसका नाम क्यों बताऊं? गलती मेरी थी, इट वॉज माई मिस्टेक। देखें जी, अपनी बात, अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैं डॉक्टर को जब कहा, मैं कहा जी मेरी गलती थी, उन्होंने कहा आप पहले मरीज़ हैं मेरे कैरियर में जिसने पहली दफ़ा कहा कि उसकी गलती थी, वरना हमें कभी नहीं ऐसा कोई पेशेंट मिला जिसने कहा वो मेरी गलती थी। मैं कहा जनाब गलती मेरी थी, मैं क्यों किसी पर डालूं कि किसी की गलती थी। चलिए एक दफ़ा एग्जांपल्स पढ़ लें, फिर जो प्रॉब्लम्स हैं मैं एक ही दफ़ा सारी शेयर कर देता हूँ। गलती की नौयत पर डिपेंड करता है। चलो जी पढ़ो प्लीज। एग्जाम्पल 28 तक पढ़ो, जो नहीं समझ आ रही उसे छोड़ के आगे चले जाओ। मैं एक ही दफ़ा फिर सारी डिस्कस कर लेता हूँ। जी मुझे पता लग गया, मिल जाएंगे जी नंबर, कोई मसला नहीं। इस वक्त नंबर का प्ले नहीं है, इस वक्त ये है कि आपने जो आता था वो अच्छा अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, वो इंपॉर्टेंट है। रीजनेबलनेस चेक करो। ओके चलिए इधर मैं पढ़ता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको एक चीज़ समझाई, जैसा आसान सी, मैंने कहा ये 5 लाख को कंपेयर करो मेरी 25 लाख की व्हीकल से, तो शायद आपको रीज़नेबल लगे। लेकिन अगर इसी 5 लाख को मेरे 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के साथ वेरीफाई करो तो आपको लगेगा 50% अमाउंट एज अ पेनल्टी, यानी कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का और 5 लाख की पेनल्टी, तो सीम्स अनरीजनेबल। दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ये पेनल्टी है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। अब मैं पढ़ देता हूँ जी। पहली एग्जाम्पल 25 बताइए, उसमें कोई प्रॉब्लम? नो। 26 इसमें कोई प्रॉब्लम? जी चलें पढ़ते हैं। आजम undertake to repay Babar a loan of 1 million
बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट विद अ स्टिपुलेशन, यानी 1 मिलियन 5 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना है विद अ स्टिपुलेशन दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द होल शैल बिकम ड्यू। बेटा देखो 1 मिलियन आपने मेरा देना है 5 इंस्टॉलमेंट में, आपने जिस इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया मैं आपसे पूरी की पूरी 1 मिलियन की अमाउंट उसी वक्त रिकवर कर लूंगा। ये बैंक आमतौर पर यूजुअली ऐसे ही करता है, अगर आप डिफॉल्ट करो तो सारी अमाउंट फॉरन ड्यू हो जाती है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉरन से पहले ब्रीच होकर खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो वो इंस्टॉलमेंट अब एप्लीकेबल। तो मैं आपसे वापस क्या ले रहा हूं बेटे, 1 मिलियन, जो पहले 5 किस्तों में लेना था मैं एक ही किस्त में सारा मांग लूंगा वापस कि भाई मेरा वापस करो पैसे। तो मैं क्या आपसे कोई अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ राइट नाउ? कुछ भी नहीं, मैं अपना 1 मिलियन वापस मांग रहा हूँ आपसे। हाँ, तो वो कह रहे देखो बेटे द होल, उसने कहा इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट द होल शैल बिकम ड्यू, यानी जितने पैसे बाकी, सपोज पहली इंस्टॉलमेंट इसके 5 इंस्टॉलमेंट करो तो कितनी बनती है 2 लाख, 2 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, बाकी 8 लाख देना है, मैं फौरन आपसे अपना 8 लाख मांग लूंगा, ठीक है। This stipulation is not by way of penalty and the contract may be enforced according to its term। तो ये पेनल्टी नहीं है कि कोर्ट इसमें कहे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे कर लो, ये रीजनेबल है भाई, मेरे पैसे वापस कर दो, बात खत्म, मेरा 8 लाख मेरा वापस करो। नोटिस दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट इज बीइंग पेड। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा जी, नेक्स्ट 27 में प्रॉब्लम। अच्छा चलें जी पढ़ते हैं। कहते आजम बोरोज 1 मिलियन फ्रॉम बाबर एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड ऑफ 2 मिलियन। जनाब देखो 1 मिलियन का उससे लोन ले रहा है और बॉन्ड साइन करके दे रहा है 2 मिलियन का, कि अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा तो तुझे कितने वापस करूंगा 2 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन लिया और 2 मिलियन वापस करेगा इफ देयर इज एनी ब्रीच बाय द आजम। पेएबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹400,000 विद अ स्टिपुलेशन। अच्छा 5 इंस्टॉलमेंट 400,000 की कितने की बनती हैं? 2 मिलियन की, ठीक है। That in default of payment of any installment the whole shall become due। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है छोटी सी, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, यानी बैंक का लोन ऐसे है कि 1 मिलियन के ऊपर आप 2 मिलियन पे कर रहे हो। कैसे? अब थोड़ा सा इसको समझ ले टेक्निकली, अगर आपको समझ आ जाए। देखो बैंक, मुझे एक बात बताओ, अल्लाह वास्ते का लोन देता है, क्या करना चाह रहा है आपसे? इंटरेस्ट। तो बेटा आज की तारीख में मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी गाइड करता हूं, आज की तारीख में अगर मैं लीज की बात करूं या पर्सनल लोन की बात करूं तो वो आपको मिलता है 18% से 19% पर एनम। तो बेटा आप अगर सपोज आज अज्यूम करें आपने 1 मिलियन का लोन ले लिया तो आपको पर एनम कितना इंटरेस्ट पड़ना है? चले 18% लगा लिए, कितना बनता है जी? 18,000 तो नहीं बनता होगा यार, खुदा का खौफ है। 1,80,000। और बेटा अज्यूम करें ये 5 साल के लिए लोन हो, जरा मल्टीप्लाई कीजिए, लोन अगर 5 साल के लिए हो तो कितनी बन जाएगी अमाउंट ये? 9 लाख। तो जरा गौर करो इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो आज के ज़माने में चल रहा है, 1 मिलियन का लोन देके वापस कितना करोगे? 1.9 मिलियन। समझ आई बात की? अगर सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई रीपेमेंट नहीं हो रही, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, वरना लोन की अमाउंट डिफरेंट होती जाएगी क्योंकि लोन लगता है हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। मैंने अभी अज्यूम किया आसान रखने के लिए एग्जांपल को कि मैंने कोई पेमेंट नहीं की, अज्यूम किया 5 साल का लोन है मेरा, तो अगर मैं 5 साल बाद पे कर रहा हूँ तो देखो 1 मिलियन तो मैं पे करूँगा 5 साल के बाद, लेकिन पूरे 5 साल में क्या पे कर चुका हूँगा थोड़ा थोड़ा करके? 900,000 का इंटरेस्ट। तो आज का जो रेट है इसके मुताबिक 5 साल के लिए लोन लो तो शायद इतनी लोन की अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट बन जाना है, लेकिन ये मैं इंटरेस्ट की अमाउंट गलत कैलकुलेट की है। मैंने इंटरेस्ट की अमाउंट इस अजम्पशन पे कैलकुलेट किया है कि इस लोन में से कुछ वापस नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता, हर महीने आप रीपेमेंट कर रहे होते हो और वो अमाउंट कम हो रही होती है और इंटरेस्ट भी कम हो रहा होता है। इसलिए प्लीज़ इस तरह ना मेरे पे फतवा ना लगा दीजिएगा, अकाउंटिंग के बच्चे हो तुम लोग तो तुमने मेरे पे फतवा लगा दें। तो मैंने अज्यूम किया है कि हम इसके ऊपर कुछ पे नहीं कर रहे, मैंने अज्यूम किया। तो देखो 9 मिलियन तो यहाँ पे भी पे कर, तो उसने भी यही किया, वो ये 1 मिलियन का लोन लेके उसने तय कर लिया कि जनाब वो 2 मिलियन पे करेगा और 4 लाख की पर इंस्टॉलमेंट पे करेगा 5 महीनों के लिए। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, कोई फौरन से पहले कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करे तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा होता है कि क्या मैं अगर अज्यूम करें, मैं अगर आज 1 साल के बाद यही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता हूँ, अज्यूम करें यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बाद मैं एक कॉन्ट्रैक्ट, सलमान साहब ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं जी, बताइए फिर क्या मुझसे 9 लाख ले इसको? ओ भाई ये तो तूने मुझसे 5 सालों में कमाना था,
तू मुझे आज ही कहेगा सारा दे दो, नहीं, कोई पेनल्टी हो सकती है, देन मे बी पेनल्टी, जैसा बैंक कहता है यूजुअली कि भाई 50,000 चार्ज करूंगा अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो, दैट इज रिजनेबल अमाउंट, 50,000 इज अ रिजनेबल अमाउंट। बट ये क्या तरीका है, जो तुमने मुझसे 5 साल में कमाना था वो तुम कह रहे हो 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, 9 लाख रुपया वो और 1 मिलियन वो, 10 लाख वो, 19 लाख दो फौरन, तो इससे बेहतर मैं 5 साल और चलाना लूं कॉन्ट्रैक्ट। फिर बात समझ आई, लॉजिक समझ आई इस एग्जाम्पल के अंदर। तो उसने एक्चुअली एग्जाम्पल को इस तरीके से डिफाइन किया है कि जो उसने कमाना था 5 महीनों में वो कह रहा है आज ही मुझे सारा वापस कर दो। और भाई ये पेनल्टी थोड़ी है, ये सॉरी लिक्विडेटेड डैमेजेस थोड़ी है, ये तो पेनल्टी बन गई। तो कोर्ट तो सारा अवॉर्ड कभी भी नहीं करेगा, कोर्ट तो कहेगा अच्छा चलो ठीक है रिजनेबल अमाउंट ले लो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो तुम्हारा बनता वो ले लो। ये कौन सा तरीका है, 1 मिलियन और दे दो। कुछ पल्ले पड़ा के ऊपर से चलें, फिर अब जरा पढ़िए इसको। उसने कहा दिस इज अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, द कोर्ट में ऑर्डर रिजनेबल कंपनसेशन ओनली। तो कोर्ट हो सकता है उसे कहे 1 मिलियन अपना वापस लो प्लस जो पेनल्टी रिजनेबल लगे 1.5 लाख 2 लाख वो तुम वो ले लो, बस खत्म। इज दैट क्लियर? चलो आगे चलो फिर 28 जरा देखो। 28 में कोई प्रॉब्लम? पढ़िए जरा प्लीज 28, या मैं पढ़ दूं? अच्छा चलें जी पढ़ते हैं जी 28। आसिफ who owes money to Bashir, a money lender, undertakes to repay him by delivering to him 10 tons of grains on a certain date and stipulate that in the event of his not delivering by the stipulated date, यानी अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा ना किया, he shall be liable to deliver 20 टन। तो क्या हो गया ये भी तो डबल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है कि अगर तुझे 10 टन ना दे सका तो तुझे 20 टन दूंगा। वंस अगेन क्या फील आ रही है, क्या ये रिजनेबल है? नो, इतने का तो कॉन्ट्रैक्ट है जितने की पेनल्टी डाल दी है। सो क्या हुआ फिर, ये पेनल्टी हुई। ठीक है चलो क्लियर। अच्छा जी आगे जी प्लीज। इंक्रीज इंटरेस्ट एज पेनल्टी, ये मेरे लिए कोई लाइन पड़े फिर मैं इसको जरा समझाता हूँ। Stipulation for increased interest from the date of default may be stipulation by way of penalty. And stipulation for increase interest from the date of default may be stipulation। देखो फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है बैंक कहे कि लोन अमाउंट दे रहा हूं तुम्हें 1 मिलियन की 18% से 18% पे, अगर तुमने डिफ़ॉल्ट किया तो मैं तुमसे डिफ़ॉल्ट के बाद चार्ज किया करूंगा 25%, या मैं यूं कहूं इसे और अनरीजनेबल करूं तो मैं कहूं मैं तुमसे 30% चार्ज किया करूंगा। अब हालांकि ये इंटरेस्ट अमाउंट है और इंटरेस्ट अमाउंट में इंक्रीज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट अमाउंट में इंक्रीज कर रहे हैं तो इनफैक्ट ये भी पेनल्टी है। देखो अमाउंट में बेशक डिटर्मिनेशन नहीं हो रही लेकिन यूज होना है कैलकुलेशन ऑफ दिस अमाउंट, तो है तो पेनल्टी। कान यहां से पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, बात तो एक ही है। परसेंटेज में डिटर्मिनेशन कर लो पेनल्टी की, या फिर जिस अब मैं आपको एक और छोटी सी और बैंक की एग्जांपल देता हूं। अच्छा मेरा बैंक से बहुत वास्ता रहा कंपनी के अंदर, इसलिए आपको ये टर्म्स और बड़े एग्रीमेंट्स पढ़ने पड़े, इसलिए ये टर्म्स बता रहा हूं। बैंक ने अपनी यहां तक लिखा होता है पेनल्टी कई दफा कि फॉर एग्जांपल अगर आप विद इन 0 to 12 मंथ्स के अंदर ब्रेक करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को तो आप पेनल्टी देंगे से 10% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। यूजुअली ऐसे लिखा होता है, मतलब क्या, जितने आपने हमारे पैसे देने हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं, उसका 10% मैं आपसे लूंगा एक्स्ट्रा, ये पेनल्टी है। फिर ऐसे लिखा होता है 12 से 24 मंथ्स के दरमियान अगर आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो 8% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, और अगर 24 से 36 मंथ्स के दरमियान तोड़ा तो 6% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, और अगर 36 से 48 मंथ्स में तोड़ा तो 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके बाद तो वैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा 5 सालों वाला। मेरी बात समझ आ रही है? सो ये देखो स्लैब्स बना दिए हैं, तो ये क्या किया उन्होंने, परसेंटेजेस ही तो डिफाइन किए हैं, अमाउंट कहीं डिफाइन किए, तो है ये भी पेनल्टी, है तो ये भी पेनल्टी। उसने बेशक क्यों, क्योंकि 10% किससे मल्टीप्लाई होना है, प्रिंसिपल अमाउंट से, तो है तो पेनल्टी ना बेटे। परसेंटेज में डिटरमिन कर लो या फिर अमाउंट में डिटरमिन कर लो, कुछ पल्ले पड़ा। चलो जरा अब जरा प्लीज एग्जांपल पढ़ो जरा, एग्जांपल 29 और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। एग्जांपल 29, इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। मैं पाँव से नहीं पढ़ाता यकीन कर ना मेरी गिट्टों में अकल है। अच्छा एग्जाम्पल तो पढ़ लो यार, तुम इतना सा पढ़ने आते हो इतनी दूर से, मतलब इतना ट्रैवल करके आते हो, मुझे है आती है इस बात से।
सर आपको देखिए मतलब अच्छा थोड़ा पढ़ो, चलो फिर बात करते हैं, पढ़ तो लो पहले। इंशाल्लाह मैं आज कॉपियर के पास रखवाऊंगा, माजरत मैं कल नहीं आ सका, वरना मेरा प्लान था मैं कल ही रखवा देता कॉपियर पे। तो आज मैं इंशाल्लाह वो जो एग्जांपल्स हैं या जो प्रैक्टिसेस हैं थोड़ी सी, वो मैं कॉपियर पे रखवाऊंगा, आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 या 2 पेजेस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसी चैप्टर की कुछ मज़ीद एक्सरसाइज, ताकि आपका हाथ और मज़ीद ज़रा साफ़ हो जाए, क्योंकि इसमें से सिर्फ केस स्टडी ही आनी है। तो अपनी ज़रा थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। कोई 4, 5, 6 एग्जाम्पल्स मैं कोशिश करता हूँ, मुझे कहीं से मिले तो मैं वो रखवाता हूँ, ठीक है जी। प्लीज़ एग्जाम्पल पढ़िए, देखिए समझ आ गई है सबको? अच्छा जी, इसके साथ ही हमारा चैप्टर 9 मुकम्मल हो गया। चैप्टर 9 के बाद हमारा एक और छोटा सा चैप्टर रहता है, 18 चैप्टर जी। आ जाए ज़रा प्लीज़, पढ़ कुछ नहीं रहे, सिर्फ समझ ले, वरना बुक तो हर रो में एक है ही है मेरा ख्याल है। हाँ बस ठीक है, एम फ्रॉडिये बने फिरते हो। अच्छा मुझे अब हया आती है, पहले मैं भी कहता था चलो ठीक है यार, क्योंकि बच्चे एक जगह बैठे होते थे। अब मुझे लगता है यार आप इतना ट्रैवल करके आते हो, और ट्रैवल के बाद भी आपको मैं कहूँ 1 पेज पढ़ो और घर जाओ, ये दिस इज़ नॉट फेयर। मैं आप लोगों का खैर ख्वाह हूँ, खैर ख्वाह। चलें जी, कंपटीशन एक्ट पे आ जाते हैं जी प्लीज़। बड़ी आसान सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोई मुश्किल बातें नहीं पढ़ेंगे। देखो मैं आपसे पूछूं होलसेलर क्या होता है, तो क्या आपको नहीं पता होलसेलर क्या होता है? बताइए होलसेलर क्या होता है जी? वैसे जो प्रोडक्ट होलसेल पे किसको बेच रहा है? दुकानदार को बेच रहा है। और रिटेलर किसे बेचता है? अल्टीमेट कंज्यूमर को। यही डेफिनेशन लिखी हुई है अभी यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले ज़रा मैं समझते हैं कि जो एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंपटीशन एक्ट 2010, ये हमें सजेस्ट क्या करता है? वैसे तो हम लोगों ने क्या नाम है, इसकी धज्जियाँ उड़ानी होती हैं, मतलब मार्केट में इसकी हम लोग लॉ की इंटरप्रिटेशन का मिसयूज़ कर जाते हैं, इस वजह से शायद हमारी या लॉ की एप्लीकेशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। इस कंपटीशन एक्ट का मतलब क्या है? एक अथॉरिटी का क़याम करना, यानी CCP का क़याम करना। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है उसे, CCP, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी एक रेगुलेटर अपॉइंट कर देना इसका मकसद रहा। और इसने करना क्या है बेटा? इसने ये कोशिश करनी है कि मुल्क के अंदर या मार्केट के अंदर हेल्दी कंपटीशन बना रहे। देखो हेल्दी कंपटीशन अच्छा है या मोनोपोली अच्छी है? इकोनॉमिक माशाल्लाह पास करके आ चुके हुए हो? नहीं एग्जाम्प्ट? चलो जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने भी, जिनकी एग्जाम्प्ट है उन्होंने भी पढ़ी है, तो उनकी एग्जाम्पशन मिली हुई है। अच्छा चलो, अच्छा AFC करें। अच्छा जी प्लीज मुझे एक बात बताओ, मोनोपोली अच्छी चीज है कि हेल्दी कंपटीशन अच्छी चीज है? बिजनेस माइंड से ना सोचो, कंज्यूमर माइंड से सोचो जरा। हेल्दी कंपटीशन अच्छी चीज है। आपका सेलर कंपटीशन में होगा तो प्राइसेस के अंदर एक रीजनेबल स्टेबिलिटी नजर आएगी, चले, या हार्मनी नजर आएगी। उसको पता होगा ये वाला सप्लायर अगर ये चीज़ 25 रुपए की बेच रहा है, मैंने अगर 30 रुपए की बेचनी शुरू की तो लोग कस्टमर मेरे से नहीं लेंगे, अगर इफ़ प्रोवाइडेड एट, अगर दोनों की क्वालिटी सेम हो। हमारे पाकिस्तान में ना चीज़ बड़े प्यारे तरीके से बिकती है, मतलब कि इसके पास आए ना, ये 25 की बेच रहा है या 30 की बेच रहा है, वो 25 की बेच रहा है, इसको आके कहेंगे कस्टमर वो तो 25 की दे रहे हैं, वो तो है ही चोर, वो तो 2 नंबर चीज़, मेरी चीज़ जेन्युइन है, मतलब मैं हज करके आया हूँ सीधा, वो चोर है। मतलब हम लोगों ने ना ब्लेम गेम शुरू कर लिया और कस्टमर को डिवाइड कर दिया है कि एक हाई क्वालिटी है, एक लो क्वालिटी है। हाई क्वालिटी मैं बेच रहा हूँ, मैं बहुत खैर ख्वाह हूँ आपका, साथ वाला लो क्वालिटी बेच रहा है। तो ये जो हाई लो का चक्कर है ना, वो मतलब लेवल की गेम, मतलब अगर कभी आप लोगों को तो नहीं इतना जानते हो, वैसे हफीज़ सेंटर में जाओ ना, तो आप मैं अक्सर अपने भाई को भी सुनता हूँ ये बातें कहते हुए, तो आप एक चार्जर लेने जा रहे हो, सपोज एक सिंपल सी चीज़, आपके सामने 3 चार्जर्स रखे जाएंगे, आपको कहा जाएगा ये लो क्वालिटी, ये ठीक है मिडल, ये हाई क्वालिटी। अब प्राइसेस में भी डिफरेंस होगा, इनफैक्ट वो चीज़ तीनों एक ही हैं, ठीक है, बस कस्टमर के माइंड से प्ले किया जा जाता है कि दफ़ा हाई क्वालिटी लो क्वालिटी। अब कस्टमर भी कहता है अच्छा ये हाई क्वालिटी वाली दे, अच्छा हाई क्वालिटी में फ़र्क है ये सड़ता नहीं है, मतलब वाह क्या क्वालिटी बताई है, मतलब बाकी मतलब अजीब सी एक चीज़ समझाना ही चाह रहा हूँ, कस्टमर के माइंड से प्ले करे। अच्छा वापस आते हैं दोबारा, हेल्दी कंपटीशन, आपको हेल्दी कंपटीशन एक बायर के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है, अगर फेवरेबल देखें तो ज़्यादा फेवरेबल है।
एक मार्केट जो गारमेंट्स की मार्केट है वो सारे एक ही जगह बैठे हैं, तो आपको फ़ायदा होता है कि आपको नज़र आता है कि कंपेटिटिव प्राइसेस चल रही हैं, कोई बहुत एबनॉर्मल प्राइसेस चार्ज नहीं कर रहा। लेकिन व्हाट इफ़ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक करंट एग्जांपल दूं जो आप लोगों के सामने गुजरी होगी, उबर और क्रीम की। जब तक ये दोनों कंपटीशन में थी तो आपने फील किया होगा, क्या मैं भी बहुत किसी टाइम पे उबर यूज़ करता था, तो आपको वो टोकन्स और वो फ्री राइड्स और वो पता नहीं क्या क्या आपको मिलते रहते थे डिस्काउंट्स, और आप हर उबर से तो बहुत ज़्यादा मिलते थे, क्रीम का मुझे इल्म नहीं है, ऐसा मेरे ख्याल क्रीम भी करती थी, क्रीम थोड़ा सा एक्सपेंसिव था कंपेरेटिव, लेकिन उबर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली वो फेवर्स करता था। लेटर ऑन जब उबर ने एक्वायर किया क्रीम को, तो उसके बाद वो दोबारा वंस अगेन क्या हो गया, सोल पर्सन, मार्केट में मोनोपोली आ गई, पूरा कस्टमर पोर्टफोलियो ही उबर के पास है। उसके बाद उबर ने, अब का नहीं मुझे पता, लेकिन उस टाइम पे उबर ने सारे डिस्काउंट्स ऑफ कर दिए फ़ौरन से पहले, कस्टमर को ज़ीरो बेनिफिट दिया उसने उसके बाद। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था अगर कोई यूज़ करता तो? रीज़न मोनोपोली है भाई, कोई कंपटीशन देने वाला है ही नहीं है। बिल्कुल, अब दोबारा कंपेटिटर आया ना, लेकिन उस वक्त जो मेजर कंपेटिटर था वो ये दो लोग थे। लोग या तो उबर यूज़ कर रहे थे या क्रीम यूज़ कर रहे थे, बट उबर ने क्रीम को एक्वायर करके उबर ने अपने प्राइसेस को रिवाइज कर दिया, फेयर रिवाइज कर दिए। एक और एग्जांपल भी रही है आप लोगों के सामने, जब जैज ने अपने मेजर कंपैटिटर को एक्वायर कर लिया था, वारिद को। देखो, एक जब आप पोजीशन में, ये बात तो दुरुस्त है, जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो उसके बाद मार्केट जो शेयर है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि कोई और मार्केट शेयर भी लेकर बैठा होता है। जैसा फॉर एग्जांपल जैज जिस स्टेज के ऊपर है, उसने एक मैक्सिमम शेयर एक्वायर कर लिया, मजीद शेयर एक्वायर नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट में शेयर ही नहीं। बाकी वारिद के पास है, कुछ थोड़ा सा टेलीनॉर के पास है, कुछ थोड़ा सा जोंग के पास है, बला बला बला। उसने क्या किया, उसने अपने जो टक्कर का कंपैटिटर था उसको एक्वायर कर लिया, मतलब उसका सारा मार्केट शेयर अपने पास। अब यहाँ पे लीडर बैठा है और ये मुन्ने मुन्ने से जोंग और यूफोन मुन्ने मुन्ने से शेयर लेके, बल्कि नेट के पैकेज लेके बैठे हुए हैं बस, बल्कि शायद कॉल्स वाला तो शायद सिस्टम सेम ही नहीं चलती हो, अज्यूम कर रहा हूँ। मतलब मेजर कंपेटिटर नहीं है ना, तंग नहीं करते जैज को, जैज अपनी मर्जी से अपनी प्राइसेस डिटरमिन करता। सो अब मोनोपोली में है, अब आप लोगों को लग समझ जाती है उसके पैकेजेस पे, ठीक है, वो जो चाहता है, जैसी प्राइस चाहता है, विदाउट एनी फियर ऑफ कंपेटिटर रेंज करता है। ऐसा है कि नहीं है? सो ये दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जिसमें एक हेल्दी कंपटीशन खत्म हुआ और आप फौरन से पहले कहाँ चले गए, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में चले गए, मोनोपोली बन गई, क्रिएट हो गई, और जो कि बायर के लिए फेवरेबल नहीं है इस पर्टिकुलर। अच्छा, ये काम ना, ये तो काम खरीदो फरोख्त है ना, एक्वायरिंग है। एक्विजिशन के अंदर रेगुलेशन और आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं सब्सटेंशियल एक्विजिशन रेगुलेशंस, वो और चीज़ है, वो उस तरफ चले जाते हैं, उसमें कंपटीशन देख लिया जाता है कितने परसेंटेज है, वो ब्ला ब्ला, वो एक अलग चीज़ है। एक और काम भी तो हो सकता है, मैं शेक हैंड कर लूँ, दो बड़े सप्लायर आपस में शेक हैंड कर लें, दोनों टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ऐसे तय कर लें कि चल ठीक है, आज से इस्लामाबाद तेरा, लाहौर मेरा। हो सकता है कि नहीं हो सकता कि लाइक तू मुझे टक्कर ना दे इस्लामाबाद लाहौर में, मैं तुझे इस्लामाबाद में टक्कर नहीं दूंगा, यानी तू अपने यहाँ से वाइंड अप कर ले बिजनेस को, मैं अपना बिजनेस वहां से वाइंड अप कर लेता हूँ, तो होगा क्या, दोनों अपनी मर्जी की प्राइसेस चार्ज कर सकेंगे सिटीज के अंदर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। सो ये शेक हैंड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। और ये शेक हैंड किसके लिए अनफेवरेबल है? कस्टमर के लिए, बायर के लिए। तो इस कंपटीशन कमीशन का काम है कि वो एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करके रखे, देखे ऐसी एक्टिविटीज को कि कहीं पे शेक हैंड तो नहीं हो रहा। अच्छा, एक और काम भी मैं कर सकता हूं। आप लोग एक बात तो जानते होंगे कि प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर जो होता है, ये कौन सा होता है? प्राइस डिटर्मिनेशन फैक्टर कौन होते हैं? कौन? डिमांड एंड सप्लाई। और व्हाट अबाउट बेटे, अगर मैं अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे कहा जी प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई डिटर्मिनिंग फैक्टर है प्राइसेस के अंदर। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं सप्लाई को मैनिपुलेट करूं, रिस्ट्रिक्ट करूं, तो क्या होगा? ये पेट्रोल पंप का हाल देखते ही हो, प्राइस बढ़ने लगती है, पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल देना बंद कर देते हैं, सेल बंद कर देते हैं, एकदम क्या होता है, लाइनें लग जाती हैं जहां से मिल रहा होता है। ऐसा ही है सप्लाई। क्या, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करोगे तो डिमांड पे इंपैक्ट आएगा, और अगर डिमांड पे इंपैक्ट आया तो फिर सप्लायर जितने की बेचना चाहेगा चीज बेचेगा। एम आई राइट? मैं कहता हूं आज किसी चीज के ऊपर किल्लत हो जाए ना, क्रिएट कर दी जाए आर्टिफिशियल से, मैं कहता हूं वीट के ऊपर ही एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी जाए, जो कि हमारे मुल्क में की जाती है, स्पेकुलेशन की जाती है इसी नीयत के साथ, जो कि हराम है आई थिंक सो।
लेकिन लोग नहीं समझते, लोग हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाती है उनको। लेकिन अगर मैं कहूँ स्पेकुलेशन के ज़रिए मैं सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दूँ तो मार्केट में डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब आप जैसा बंदा जो थोड़ा सा वेल्दी है वो किसी भी प्राइस के ऊपर वीट एक्वायर करने की कोशिश करेगा, ऑटोमेटिकली कस्टमर का बिहेवियर है कि वो क्या करेगा, हायर प्राइस में भी पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा है? क्या हो रहा है फिर, इसका मतलब मैंने आर्टिफिशियल सप्लाई के ऊपर ब्रेक लगाकर मार्केट में स्पेकुलेशन क्रिएट की, सप्लाई रिस्ट्रिक्ट की और डिमांड को बढ़ाया और अल्टीमेटली प्राइस को बढ़ाया ताकि मुझे बेनिफिट हो। उसके बाद जब रिलीज करूंगा अपने गोडाउन से वही माल पुराना तो हायर रेट पे रिलीज करूंगा, हालांकि वो उसी रेट पे भी चल सकता था। मेरी बात समझ अब आ रही हो मेरे हाथ? तो अगर ये तो हो गया मैंने आपको बताया कि मैं स्टोरेज कर लिया। व्हाट अबाउट कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं बीइंग अ मैन्युफैक्चरर भी तो कह सकता हूँ ना आइंदा से 1 शिफ्ट लगाएंगे, 2 शिफ्ट्स में काम नहीं होगा, ताकि क्या हो, टेक्निकली प्रोडक्शन ड्रॉप। बेटा ज़्यादा कैसे हो गई? 1 शिफ्ट में अगर से मैं कहता हूँ से एक शिफ्ट में से 50 टन बनता है, वीट बनती है या जो भी है, कुछ भी 50 टन क्रिएट होता है, और अगर मैं कहूँ 2 शिफ्ट में 100 टन हो रहा था तो मैं टेक्निकली 1 शिफ्ट क्लोज कर दूँ तो मैंने खुद ही सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर दी। तो मेरे पास मल्टीपल वेज हैं, मैं शेक हैंड कर सकता हूँ, मैं टेरिटरीज डिवाइड कर सकता हूँ। मेरी बातें समझ आ रही है? मैं सारे पॉसिबल वेज बता रहा हूँ आपको। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, मैं डीलर हूँ तो मैं सप्लाई को रोक सकता हूँ। ये सारे काम मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि डिमांड अनएक्सपेक्टेड डिमांड को थोड़ा सा लिफ्ट अप करूँ और उससे प्राइस को लिफ्ट अप करूँ और एबनॉर्मल गेन कमाऊँ। यही मकसद होगा ना मेरा। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम ये है कि वो ऐसे एग्रीमेंट्स को गौर करे, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उनको पकड़े, उनको नल एंड वॉइड करे। ऐसे एग्रीमेंट्स मत होने दे, उन्हें प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स कहा जाता है। कैसे एग्रीमेंट्स मत होने दो जिसका इम्पैक्ट ऐसा आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसका काम बस ये आसान लफ्ज़ों में, वंस अगेन लास्ट वर्ड्स, इसका काम ये है कि ये हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करके रखे। दैट्स ऑल। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? चलो जरा पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। ये बस ये डेफिनेशंस पढ़नी है और ये 2-4 डेफिनेशन होलसेल, और देखो तो सही होलसेलर डीलर की, या प्लीज इनको दे दे, इनको बुक्स आगे कर दे। अच्छा चलो प्लीज थोड़ा सा पढ़ते हैं, शुरू स्टार्ट ले लेते हैं ताकि कल हम इसको खत्म कर सकें। जी 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 क्या हुआ? वो ऑफ करेंगे जी, मैं भी रेस्ट कर लूंगा। मैं इसी नीयत के साथ आया हूँ इतनी मुश्किल में भी कि आप लोगों को जब ट्रिप जाएगा तो मैं ऑफ कर लूंगा ताकि उस दिनों में मैं रेस्ट कर लूंगा। ठीक है जी? तो आप लोगों का ट्रिप थर्सडे को तो नहीं जा रहा ना? थर्सडे को क्लास हो, ओके ठीक है फिर ठीक है, फिर फ्राइडे और सैटरडे हम ऑफ कर लेंगे। ठीक है चलो जी, बिल्कुल। मिड टर्म अब यहाँ पे मुझे एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि इधर मिड टर्म का क्या प्लान है, तो उसके बाद अगर इधर है तो ज़रूर होगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो मैं आपके लिए आखिर में इस तरह अरेंज कर दूंगा कि जूं ये चैप्टर अगर आप देना चाहोगे तो मैं अरेंज कर सकता हूँ, मुझे कोई एतबार नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड टर्म अगर देना चाहो, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लो तो कॉन्ट्रैक्ट यानी 10वां चैप्टर रहेगा ना छोटा सा, और 1 हफ्ता गुजरेगा वो भी ख़त्म हो जाना, वो भी छोटा सा चैप्टर है। तो हाँ इतू सा चैप्टर है, तो वो चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट प्लस 16, 17, 18 और चैप्टर नंबर 1 इस तरह कम्बिनेशन बना के दे दो। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। तो मिड टर्म का मतलब क्या है बेटी, मुझे ये समझाओ पहले। देखो नहीं देखो, मिड टर्म का मतलब तो यही आप चाह रहे हो कि आप एक दफ़ा हाफ बुक से ज़्यादा तैयार कर लो। तो अगर ये मकसद है तो फिर तो ये चैप्टर चलो डिसाइड कर लेते हैं चलो डन जी। मैं एक दफ़ा इंस्टीट्यूट से पूछ के आपको कंफर्म करके टाइमलाइन बता दूंगा। ठीक है, चलें करेंगे इंशाल्लाह। कंपटीशन एक्ट पढ़िए जी मेरे लिए कोई, बेटी आप ही पढ़ दें। प्रीएम्बल कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है जी। स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर to enhance economic efficiency and to protect consumers from anti-competitive behavior and to provide for the establishment of the Competition Commission of Pakistan to maintain and enhance competition. अगर आप गौर करो तो उसने 2 से 3 को बातें बताई हैं ऑब्जेक्टिव्स में। नंबर 1 फ्री कंपटीशन, ठीक है। नंबर 2 उसने समझाया कि कस्टमर को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर, यानी कि मोनोपोली से प्रोटेक्ट करना है। और नंबर 3
कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम, ताकि वो इन चीज़ों को रेगुलेट करे और मेंटेन करे हेल्दी कंपटीशन इन द कंट्री। इज दैट क्लियर? जी बेटे आप पूछ रहे थे कुछ, क्या पूछ रहे थे बेटा? वो ये ऑब्जेक्टिव मैंने इसलिए उसको छोड़ा है कि 3 मेजर मुझे नजर आए हैं मोटे मोटे। हाँ बिल्कुल ज़रूर है, ऑब्वियस बात है, जब आप वो फ्री कंपटीशन क्रिएट करोगे तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। मैंने कहा फ्री कंपटीशन, मैंने 3 वर्ड्स हाईलाइट करवाए हैं, फ्री कंपटीशन, और थर्ड लाइन में है लिखा हुआ है एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर से प्रोटेक्ट करना, और नंबर 3 इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सीसीपी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। The Act established the Competition Commission of Pakistan, which is independent quasi-regulatory, quasi-judicial body quasi-judicial body with the task to help ensure healthy competition between companies for the benefit of the economy. अच्छा ये लाइंस आप काटना चाहो तो काट लो, समझ के काट लो, बस समझ लो पहले फिर काट देना। ये ऑटोनमस बॉडी है, जिस तरह आपका आईकैप जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है ना, उसके पास तो एक बाकायदा लाइसेंस है एवरीथिंग कि यार ये रेगुलेशन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है टू दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। ये जो बॉडी है कंपटीशन कमीशन की, आपको वो कह रहा है कि ये अपेरेंट, इनके पास शायद उस तरह पावर नहीं, लेकिन इनके पास अपेरेंट सारी पावर मौजूद है। कॉजाई मीन्स अपेरेंटली उनके पास ये पावर्स मौजूद हैं। कौन कौन सी? रेगुलेटर वाली, नंबर 2 जुडिशियल पावर, यानी कि ये फैसले भी खुद ही कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि इनका केस शुरू होगा, जैसा नैब अक्सर आपका केस फाइल करती है और कोर्ट फैसले कर रहा होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन यहां पे ये फैसले भी खुद कर रहे होंगे। अपेरेंट इनके पास जुडिशरी पावर भी है। मेरी बात समझ आई? यानी कि सीसीपी जो है वो रेगुलेटर भी है और डिसीजन मेकर भी है। मेरी बात समझ आई? जुडिशरी पावर भी रखता है। अब आप इस लाइन को काट सकते हैं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा था। चलो, Goods includes any item, raw material, product or byproduct which is sold for consideration. इसको समझाने की जरूरत है? चलो प्लीज। रिटेलर, Retailer in relation to the sale of any goods means a person who sells the goods to any other person other than for resale. जी, रिटेलर वो पर्सन है जो रीसेल नहीं कर रहा बल्कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर को चीज बेच रहा है। इज दैट क्लियर? ये भी समझ आ गई? आगे चलिए। होलसेलर, Wholesaler in relation to the sale of any goods means a person who purchases goods and sell them to any other person for resale. और होलसेलर का काम क्या है कि वो रिटेलर को बेचता है ताकि वो आगे कस्टमर को बेच सके। तो होलसेलर रीसेल कर रहा है, जबकि जो रिटेलर है वो अल्टीमेट कंज्यूमर को चीज बेचता है। इज दैट क्लियर? चलो बस करनी जी। चलो कल रेलिवेंट मार्केट से ही स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला सबको सानिदा फरमाए।